ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पावर। ठीक है, पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। जब हम कभी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का मतलब कि कोई भी जैसे आपके अप्लायंसेज होते हैं इसमें। तो सर हम तो अप्लायंसेस की बात करें तो आप यहाँ पे क्यों बात करो, यहाँ पे तो पावर कुछ और है, बिल्कुल कुछ और। जब आप क्लास 12th में आओगे, ठीक है, तो पावर विल अगेन कम, वर्क डन विल अगेन कम, बट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ठीक है, लेकिन काम वही कर रहा है जो आज यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे पावर एक पर्सन की बात की जा रही है, वहां पे पावर एक सिस्टम की, इलेक्ट्रिकल सिस्टम की, होम अप्लायंस की बात की जाएगी। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन करने का तरीका सेम ही है। कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है? सेम ही है। मतलब क्वांटिटी अलग अलग हो जाती है, वहां पे वोल्टेज करंट आ जाएंगे। यहाँ पे बच्चों पावर होगा हमारे वर्क डन से, फोर्स से लेकर, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सेम। तो याद करो, मैंने स्टार्टिंग में आपको तीन चीजें बताई थी। पहला बताया था वर्क, सेकंड बताया था बच्चों एनर्जी, और थर्ड बताया था पावर। मैंने बोला था कि कोई भी पर्सन कोई ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगा रहा और वो अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया है, दैट मींस वी कैन से दैट देयर इज सम वर्क डन बाय द बॉडी। ठीक है, वहां पे किसी पर्सन ने वर्क डन किया। ठीक है, फिर हमने देखा था एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, दैट मींस जितनी उस पर्सन के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी रहेगी उतना ही वो वर्क डन कर पाएगा, उतना ही वो क्या कर पाएगा? वर्क डन कर पाएगा। इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी देखे थे। वर्क एनर्जी थ्योरम का आपने देखा था कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज होती है, वो हम सब देख चुके हैं। एंड द लास्ट वन इज पावर। पावर क्या होती है? देखो, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम में समझाया था, कोई भी दो पर्सन है, दोनों को मैंने काम बोला, एक अमाउंट ऑफ वर्क डन बोला, दोनों ने वर्क डन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, लेकिन ए वाले ने 10 सेकंड लिए और बी वाले ने 20 सेकंड लिए, तो मैं बोलूंगा ए की पावर ज्यादा है। ए की पावर क्या है बच्चों? ज्यादा। इसका मतलब कि वर्क डन सेम है लेकिन टाइम कम लिया। या फिर एक केस ये भी हो सकता है, टाइम दोनों ने 20 सेकंड लिया लेकिन इससे वर्क डन ज्यादा किया, इसने वर्क डन बच्चों क्या किया? कम किया। इसका मतलब कि अगर मैं कहीं ना कहीं पावर की बात करूं, कहीं ना कहीं पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन है और कहीं ना कहीं पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम भी है। जितना हाँ जी ज्यादा सर। काम करोगे सेम टाइम पर उतनी ज्यादा पावर होगी, या फिर सेम टाइप ऑफ वर्क करोगे विद लेस टाइम, उसकी भी पावर क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। क्लियर हो गया सभी को ये पॉइंट? यस क्लियर सर। एवरीवन? हाँ जी ये सर। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, और आपने ये डेफिनेशन क्लास 9 में भी बेसिक लेवल पर पढ़ रखे। तो वही है, लिख लो। लिखो बच्चों, पावर ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज, power of a body is defined as the rate at which the rate at which the body can do the work, the rate at which the body can do the work। दूसरी डेफिनेशन भी लिख लो, सर the रेट। rate of the rate at which the body can do the work। सेकंड डेफिनेशन है बच्चों, आपको पता ही है क्या है वो, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज ऑल्सो नोन एज पावर of a body। The rate of doing work is also known as power of a body। क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ जी सर। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं बच्चों, एवरेज पावर आती है और एक इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज का मतलब क्या होता है? देखो, हमेशा ये चीज आना कि जहां पे भी एवरेज वर्ड आ जाएगा ना, एवरेज, तो वहां पे यूज होता है बच्चों इस तरीके का पैरामीटर, चेंज इन वर्क डन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, या फिर हम डायरेक्टली डब्ल्यू बाय टी भी बोल सकते हैं। एक होता है इंस्टेंटेनियस, ज्यादा हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वो निकाला था, हाँ जी एक्सेलरेशन निकाला था, इंस्टेंटेनियस पावर। ऐसी इंस्टेंटेनियस पावर कब होता है बच्चों? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रहा हूं मैं। इंस्टेंटेनियस मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पर। जब भी मैं पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पर पूछूंगा तो वहां पे तो डेल्टी बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। डेल्टी क्या हो जाएगा बच्चा? बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, लिमिट चैप्टर अभी तो आपने नहीं पढ़ा होगा, उस केस में बस पढ़ हम लिया इस सर। को पढ़ लिया, तो अच्छी बात हाँ है। जी सर। तो इसमें क्या होता है, लिमिट में हम जब भी चेंज करते हैं बच्चों तो ये डी क्या बन जाता है? डी बाय डी टी बन जाता है। भाई ये रिप्रेजेंटेशन होता है, डेल टी मतलब कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, तो डी डब्ल्यू बाय डी टी बन जाता है। ठीक है, ये बन जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक?
सभी को यहाँ तक हाँ जी क्लियर हो गया। सर। अब यहाँ से छोटी सी डेफिनेशन आएगी, देखो। अब आपने पढ़ा है अब आपने पढ़ा है कि डी डब्ल्यू हमने बहुत बार पढ़ा है। डी डब्ल्यू याद है हमने कब पढ़ा था? सर जब हमने वेरिएबल फोर्स पढ़ा था ना, वेरिएबल फोर्स, तब हमने पढ़ा था। तो मैंने वहां पे बताया था वेरिएबल फोर्स के केस में आपको क्या लेना, एफ डॉट डी एस लेना। याद है हमने लिया था एफ डॉट डी एस। तो वही वैल्यू हम पुट कर देंगे हाँ जी सर। वन में। तो मेरी इंस्टेंटेनियस पावर क्या बन जाएगी बच्चों? एफ डॉट डी एस डिवाइड बाय डी टी। ये डी एस डिवाइड बाय डी टी क्या होता है? डी एस डिवाइड बाय डी टी वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है, बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी। इसका मतलब कि पावर, जो कि एक तरीके की इंस्टेंटेनियस पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर है, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स एंड प्रिंस, ये डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? क्या तरीका बता रखा है डॉट प्रोडक्ट निकालने का अगर वेक्टर की फॉर्म में है तो? प्रिंस, कैसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट? हाँ जी बच्चों, कैसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट? सिंपल क्या करते हैं? सर आई वाला I को I आई के साथ से और मल्टीप्लाई। J को J मल्टीप्लाई के साथ। जे की जे से और के से मल्टीप्लाई। दैट्स, लिख लिया सभी ने? यहां तक लिख लिया? लिख रहे हैं सर, 2 मिनट। लिख लो। डॉट प्रोडक्ट को और भी कुछ बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? स्केलर स्केलर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ज्यादातर आपका 12th क्लास में आता है, ठीक है। 11th में थोड़ा कम यूज होता है। 11th में ज्यादातर आपको डॉट प्रोडक्ट, आपका जो रोटेशन मोशन आएगा ना, उसमें थोड़ा बहुत आपका क्रॉस प्रोडक्ट आता है। बाकी अदरवाइज डॉट प्रोडक्ट ही चलता रहेगा। हाँ जी, लिख लिया बच्चों सभी ने? यस सर। ठीक। अब डायमेंशन क्या होते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं बच्चों? पावर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? देखो, अभी आपने निकाला फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। फोर्स का तो हमें पता है m1 l1 t माइनस 2 होता है, ठीक है। वेलोसिटी का क्या होता है? l1 t माइनस, तो क्या बन गया बच्चों? m1 l2 T माइनस 3। माइनस 1 2 माइनस 3, 1 2 माइनस 3। पावर का होता है 1 2 माइनस। ठीक है बच्चों। यूनिट क्या होती है? यूनिट, ऐसा यूनिट तो आपको पता है, वर्क डन की होती है जूल, और उसकी होती है सेकंड, जूल पर सेकंड। या फिर एक और यूनिट होती है जिसको बोलते हैं, ये तो हो गई एसआई, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? वॉट। क्या बोलते हैं? वॉट। वॉट वाट। साइंटिस्ट का नाम था तो उसके नाम से वॉट। एक होती है सीजीएस, जूल की सीजीएस यूनिट पता है? जूल की सीजीएस यूनिट अर्ग। और ठीक है। और सेकंड की, सेकंड्स। सेकंड की रहती है, सेकंड की सेकंड रहती है, तो वो सीजीएस यूनिट है। ठीक है। आपने ऐसी हाँ जी यूनिट सर। सुनी होगी जब हमारे घर में बोलते हैं ना कि जैसे कोई भी हम, जैसे आप बोलते हो ना मार्केट में जाते हो, सर 100 वॉट का बल्ब दे दो, 100 वॉट का बल्ब। ठीक है। तो वॉट यही है, पावर ही रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? पावर ही रिप्रेजेंट करता है। इसको जब पावर। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर में, तब इसको थोड़ी समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है। अभी इतना ज्यादा है नहीं, तो अभी नहीं ध्यान लगाना। ठीक है। तो कुछ टाइप की वजह से हॉर्स पावर होते हैं, कार में जाकर देखा होगा आपने, हॉर्स एचपी यूज करते हैं। तो हॉर्स पावर होती है बच्चे 746 वॉट, ये पता होनी चाहिए। कहीं कई बार एग्जामिनर सीधा बोल देगा 100 हाई एचपी हॉर्स पावर, तो आपको पता होना चाहिए एक एचपी में कितनी है। ठीक है। ऐसी 1 मेगावाट, आपने देखा है ऐसे पावर प्लांट लगाते हैं, 1 गीगावाट 1 मेगावाट का पावर प्लांट लगा दिया मोदी ने, इनोग्रेशन हाँ किया, प्रधानमंत्री ने इनोग्रेशन। तो वही होती है 1 मेगावाट। 1 मेगावाट होती है, मेगा मतलब 10 पावर 6 वॉट। इतनी पावर वो जनरेट करता है। 1 गीगा का मतलब 10 पावर 9। 10 to the power 9। इससे भी छोटी वैल्यू होती है, जो होती है बच्चों 1 मिलीवाट। 1 मिलीवाट का मतलब 10 पावर -3 वॉट। ठीक है। 1 माइक्रोवाट, ये होती है 10 पावर -6। ये ज्यादातर आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में यूज होती है, जैसे आपका
सेंसर हो गया, या फिर रिमोट होता है ना, रिमोट, उसमें इतनी पावर ही कंज्यूम हो। देखते हो सेल तो लगाते हो, और क्या लगाते हो, ये सो है ना, और सेल भी चल जाएगा 5-6 महीने बहुत आराम से। इस वजह से बहुत कम पावर कंज्यूम करता है। ठीक है, तो यहां से हमें देखो क्या पहले रिलेशन से हमें क्या पता चला था कि वर्क डन अगर सेम है तो वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/10। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो लिख लो एक पॉइंट, द बॉडी विच परफॉर्म गिवन वर्क, द बॉडी विच परफॉर्म्स गिवन वर्क in lesser time, in lesser time then the body will, then the body will have more power, then the body will have more power। ठीक है बच्चों, हाँ जी सर। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, देखो क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने, पढ़ा है P इजिकल टू dW/dt, ये पढ़ा आपने। वैसे कोई भी चीज को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या, हमें डिफरेंशिएशन से क्या चीज मिलती है, याद करो, हमें एक मिलता है, हमें स्लोप मिलता है, याद है क्या मिलता है हमें, स्लोप। जैसे मान के चलो ये वर्क है और ये क्या है बच्चों, टाइम है। अगर इसका मैं ग्राफ ऐसे बना दूं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं स्लोप निकाल दूं ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं ऐसे स्लोप निकाल दूं, ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे स्लोप निकाल दूं ऐसे। ठीक है, तो इस स्लोप की वैल्यू, जो वैल्यू होगी ना, ये वैल्यू, ये हमें क्या देगा बच्चों, ये हमें देगा पावर देगा। क्या देगा बच्चों, हमें पावर देगा। ठीक है, और स्लोप का हमने एंगल कैसे मेजर करना है बच्चों, ये वाला, ये एंगल मेजर करना है, यही एंगल मुझे क्या दे देगा, पावर दे देगा। ठीक हो गया, यही क्या होता है, टेन थीटा होता है, याद है, टेन थीटा। हाँ यहाँ जी से हम सर। थीटा निकाल के टेन थीटा निकाल देंगे, टेन थीटा ही क्या होगा बच्चों मेरा, पावर हो जाएगा। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए सर। तो हमने यहाँ से एक फॉर्मूला ये भी तो बना सकते हैं सर, dW इक्वल टू PdT, बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे को वर्क डन पावर से मिल सकता है बच्चों, बिल्कुल मिल सकता है। तो यहाँ से देखो एक और फॉर्मूला निकल गया। एक आपने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था F.ds, याद है F.ds पढ़ा था आपने। हाँ जी F.ds में सर। हमने क्या बोला था, एरिया अंडर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व विल गिव यू वर्क डन। यहाँ पे क्या बोलेंगे, एरिया अंडर द पावर एंड टाइम, एरिया अंडर द पावर एंड टाइम विल गिव यू वर्क डन। लिख लो, हाँ जी सर। एरिया अंडर द कर्व ऑफ पावर एंड टाइम गिव्स वर्क डन। क्लियर हो गया, अस्मिता अवधि क्लियर है सभी को, सर। दर्शिका यस। लीजा, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट फिर भी पता होना चाहिए। ठीक है, जो सबसे मेजर क्वेश्चन आएंगे ना, आप देखोगे लगभग 50-60% जो नेक्स्ट टॉपिक में ही आएंगे, बस एक ही यही टॉपिक है, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो उसको बहुत आराम से करना, बहुत इजी टॉपिक है। हर क्वेश्चन में यही डेरिवेशन अप्लाई करनी है, या तो फॉर्मुला याद करो, लेकिन वो बहुत ज्यादा टफ है क्योंकि फॉर्मुला तो पढ़ते ही रहेंगे। इससे बेस्ट है कि आप छोटे मोटे स्टेप याद रखो ताकि सीधा हम डेरिवेशन पार्ट में आ सके। तो देखो हम जानना चाहते हैं, एक ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल का मतलब होता है बच्चों कोई भी व्हीकल है, आपका कोई भी व्हीकल है ना, वो ऑटोमोबाइल की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, तो कहता है कि अगर ऑटोमोबाइल की मैं पोजीशन और वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ, पोजीशन और वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ ऑटोमोबाइल का, है कोई भी व्हीकल का, जिसका मास m हो, एक्सेलरेशन हो। ठीक है, तो उस केस में इंजन को कितनी पावर लगानी पड़ेगी, कितनी पावर लगानी पड़ेगी, तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट आता है। तो पहले लिख लो, देखो टॉपिक का नाम लिखो, पोजीशन एंड वेलोसिटी
of an automobile with respect to time. अब ये कहता है कि कोई भी आप ऑटोमोबाइल को, ठीक है, जिसका मास m, अगर आप उसको एक कांस्टेंट सप्लाई दे जा रहे हो ना, कांस्टेंट पावर सप्लाई, तो मैं क्या बोलूँ, कांस्टेंट पावर देते हो इंजन को। इंजन को कांस्टेंट पावर देने का मतलब कि आप फ्यूल दे रहे हो, कांस्टेंट सप्लाई फ्यूल कर रहे हो उसको। तो उस केस में उसकी पोजीशन और वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, हमेशा चेंज होती रहेगी। वो तो ऑफ कोर्स बात है, इंजन चलेगा तो क्या होगा, कार आगे की तरफ जाएगी, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन भी चेंज होगी और उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है अगर वो रेस्ट पर है। अगर वो रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी भी क्या हो सकती है बच्चों, चेंज हो सकते हैं। तो हमें बस यही चीजें निकालनी। लिख लो, बहुत आराम से लिखो। देखो, एन ऑटोमोबाइल ऑफ मास m, an automobile of mass m accelerates starting from rest. Accelerate starting from rest. Starting from rest. While the engine supplies constant power. While the engine supplies constant power. Engine supplies constant power. Then its position and velocity changes with respect to time. Its position and velocity changes with respect to time. तो पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, फिर हम पावर पोजीशन निकालेंगे, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है, देखो उसने बोला कि कांस्टेंट पावर, हमें सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी है। तो कांस्टेंट पावर बोला, कांस्टेंट पावर का मतलब सर हमने अभी पावर का फॉर्मूला पढ़ा सर, पी का फॉर्मूला होता है एफ वी होता है। सर डॉट प्रोडक्ट क्यों हटा लिया, क्योंकि आपको याद होता है यहाँ पे बच्चे जो ऑब्जेक्ट है जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं उसी डायरेक्शन में बच्चों वो वेलोसिटी है उसकी। तो उस केस में cos थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, cos 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो P इज इक्वल टू एफ डॉट वी अगर लिखना चाहते हो, डेफिनेटली दैट विल कम एफ cos 0 एंगल और अगेन इट विल बिकम P इज इक्वल टू एफ। ऐसे कर सकते हो। क्लियर हो गया बच्चों सब इतना यहाँ तक? सर हाँ जी सर एक बार दोबारा बताना, कोस 0 कैसा है? बच्चे, फोर्स जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना, यस और नो। जब यस दोनों सर। सेम डायरेक्शन में तो एंगल कितना होता है बच्चे, 0 एंगल। जब दोनों अपोजिट में होता है तो 180 होता है और जब परपेंडिकुलर होता है तो 90 होता है। बस ठीक है, क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. यस हाँ सर। जी सर। अब वेलोसिटी देखो, अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी को तो मैं चेंज नहीं करूंगा। फोर्स में क्या हमें वेलोसिटी मिल सकती है, याद करो सर, फोर्स में होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, याद है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। सर अगर मैं एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा सर हमने बहुत ज्यादा, पता नहीं कितनी बार पढ़ा सर हमने, पढ़ा ऐसे डीवी बाई डी टी, याद है बच्चों, डीवी बाई डी टी पढ़ा फॉर्मूला हमने, पढ़ा नहीं पढ़ा एक्सेलरेशन का बहुत बार। पावर मेरी क्या है यहाँ पे, पावर क्या है, कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। तो dt की मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, p dt इक्वल टू एम वी डी, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है बच्चों। अब मेरे को बताओ, मुझे इंटीग्रेट करना है दोनों साइड, इंटीग्रेट भी कर दिया, ठीक है। पावर मेरी क्या है, कांस्टेंट है, आपको पता है कांस्टेंट का जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो p बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू बाहर चली जाती है, यहाँ पे आएगा dt, यहाँ पे बच गया 1, ठीक है। यहाँ पे m मास तो कभी चेंज नहीं होगा तो m बाहर v अंदर d। सर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाँ जी बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन a होगा तो p इंटू टी बन गया, करेक्ट। v का इंटीग्रेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाय 2, बस खत्म। वैसे इसके अंदर एक मैं बताऊं तो एक आगे जाके आपको पता होना चाहिए, एक टर्म आती है यहाँ पे c कांस्टेंट। इंटीग्रेशन जब करवाएंगे ना सर 12th क्लास में तो आपको थोड़ी समझाएंगे कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। आपको मैं थोड़ा बताऊं तो प्रीवियस वैल्यू बताता है बच्चे, क्या बताता है हमेशा, प्रीवियस वैल्यू। तो प्रीवियस वैल्यू का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले से ही ऑब्जेक्ट एक यू वेलोसिटी से चल रहा हो, मान के चलो कि ये केस भी तो हो सकता है
कि सर पहले वो यू वेलोसिटी से चल रहा था चुपचाप, जैसे ही आपने फोर्स लगाया वो वी वेलोसिटी से जाने लग गया। तो जो यू वेलोसिटी ना बच्चों, वो आपकी प्रीवियस वैल्यू हो गई। ये तो मैंने यहाँ पे याद करो, मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, आपको लिखो। स्टार्टिंग में लिखा था द ऑब्जेक्ट या ऑटोमोबाइल एक्सेलरेट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पहले से रेस्ट बोल दिया मैंने, इसलिए इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, सारी की सारी प्रीवियस वैल्यू क्या होगी, सारी की सारी जीरो हो गई। सर में आ गया, यश विनीत सार्थक, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट कि सी तब हम लेते हैं Yes, जब बच्चों पुरानी पुरानी Yes, कुछ sir. ना कुछ वैल्यू होती हैं। Yes, sir. तो मैं आपको बताता रहूंगा। तो मैंने क्या बोला, आप बोलोगे एट टी इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी मेरी क्या थी, जीरो थी, क्योंकि मैं किस पे था, रेस्ट पे था। तो देखो यहाँ जीरो पुट कर दो, यहाँ जीरो पुट कर दो, सी की वैल्यू क्या होगी, जीरो ही आ गई। देखो मैंने प्रूव भी करते सी की वैल्यू जीरो। तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आया वो क्या आया, वी स्क्वायर बाई टू, एम को नीचे ले जाओ तो पी बाय एम इंटू टी, ये बन गया बच्चा आपका रिलेशन। ये ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ये छोटी सी डेरिवेशन आपको याद रहेगी तो अच्छी बात है। और v का फाइनल रिजल्ट आ गया बच्चों टू पी टी बाय एम की पावर हाफ। एक बार क्वेश्चन ये आ रखा है कि ऑटोमोबाइल में वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन क्या है, तो आप देख पा रहे हो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन क्या है बच्चों, टी रेज टू पावर 1/2। क्यों ऐसे सर, ऐसे क्यों, क्योंकि याद करो पावर मैंने पहले क्या बता रखी है, पावर कांस्टेंट। सर मास क्या बता रखा है, कांस्टेंट। इसका मतलब कि जो वेलोसिटी वेरी करेगी, कैसे वेरी करेगी सर, टाइम के साथ वेरी करेगी। समझ में आ गया, ये तो मेरे टॉपिक का नाम था, टॉपिक का नाम पढ़ लो, वेलोसिटी ऑफ ए ऑटोमोबाइल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो भाई मैंने निकाल दिया टाइम। सबको क्लियर हो गया, सर देख क्लियर है प्रिंस अच्छे Yes, से, sir. ठीक है। सर हाँ जी बच्चे बोलो। सर वी डी वी के इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाय टू कैसे आया? बच्चे v एक तरीके का हो गया सिंपल। अब मैंने क्या समझा था, पावर वन है तो किसी की भी पावर n होते तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x n+1 डिवाइड बाय n+1। अगर वन आ जाएगा तो टू, और नीचे भी टू, n की वैल्यू वन पुट करोगे ना, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है सर, अब हमें निकालना है पोजीशन। पोजीशन निकालने सर हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से कर देंगे। लिख लिया सभी ने यहाँ तक, ठीक है। yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब पोजीशन निकाल ली। सर एक चीज बताओ, अभी आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला है टू पी टी डिवाइड बाय एम रेज टू पावर 1/2। सर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का कोई रिलेशन होता है क्या बच्चों, बताओ, क्या वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है, dx by dt velocity. ds बाय dt, वेरी गुड। तो वेलोसिटी का क्या होता है, ds बाय dt होता है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ टू पी बाय एम, तो कांस्टेंट ही हो गया, पावर कितनी है इसकी, हाफ। और टी वाले को अलग दिया, पावर आ जाएगी इसके 1/2। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, किसी को डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, डी टी को उधर ले जाता हूँ, डीएस मेरा यहीं पर ही है। मैंने लिखा टू पी बाय एम रेज टू पावर 1/2, और टी की पावर होगी बच्चे हाफ, तो यहाँ लिख दे डी टी। अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन, इसको भी इंटीग्रेशन, इसको, ये तो पहले से कांस्टेंट चल रहा है तो इसको तो बाहर ले लिया मैंने तुरंत, क्या ले लिया बच्चों, बाहर ले लिया, ठीक है। डीएस यहाँ पे वन, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पे एस, s ठीक है। ये कितना हो जाएगा, टू पी बाय एम रेज टू पावर हाफ, इसकी पावर क्या हो जाएगा, देखो टी हाफ प्लस वन डिवाइड बाय 3/2, मतलब ये हाफ प्लस वन। और सी लगाना तो सी वन लगा दो, इस बार पहले सी लगा दे तो सी वन लगा दो। एट टी इज इक्वल टू जीरो पे कोई डिस्प्लेसमेंट था क्या सर, जब वेलोसिटी जीरो थी तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं था, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो था, तो ये जीरो, ये जीरो, तो सी वन भी क्या बन गया आपका फाइनली, जीरो बन गया। तो सी वन को हटा दो, फाइनली हटा दिया सर। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, देखो आराम से देखो, 2/3 ऊपर लिखा मैंने, टू पी एम बाय एम रेज टू पावर हाफ, ठीक है, टी रेज टू पावर 3/2। लिख सकता हूँ ऐसे, यस और नो, हाँ जी सर. Yes, sir. ठीक है। इन सबको अंदर भी लेके जा सकता हूँ, कैसे सर, ये आपने बाहर लिया, अंदर जाके इनका स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि रूट में है ना, रूट में तो स्क्वायर, ये बन जाएगा सर फोर, 4 × 2 8p, 3 का स्क्वायर होता है 9m। सर ये पावर 3 पहले से ही है तो यहाँ पे आएगा टी क्यूब, होल पावर क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2, करके भी देख लो।
सर टी बाहर लूंगा तो 3/2 बाहर आ गया, ठीक है। सर अगर मैं 8 का फैक्टर बनाऊंगा तो 2 × 2 × 2 तो 2 बाहर आ जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, तो सही लिखा मैंने। सर में आ गया, क्लियर है बच्चों? यस सर। जहां पे वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रहा था 1/2 रिलेशन से बच्चों, वहीं पे जो मेरा क्या है, मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो वेरी कर रहा है बच्चों 3/2 से। क्लियर एवरीवन? सभी को क्लियर हो गया? हाँ जी सर। ठीक है। अब मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, तो समझ के जवाब देना, ठीक है? एक कार है, ठीक है, और उसको मुझे ना एक एक्सेलेटेड मोशन में ए एक्सेलेरेशन से चलानी। यहां तक लिख लिया ना सभी ने? लिख लिया बच्चों? सर अभी लिखा। Yes, sir. Yes, sir. लिखो लिखो जल्दी लिखो, पहले लिख लो फिर समझाता हूँ। लिख लिया सर। ठीक है, बहुत आराम से समझाना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मतलब कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा है, इस पे क्वेश्चन आता है। तो देखो वो कह रहा है कि एक कार है, मान के चलो ये कार है, मर्सिडीज टाइप कार नहीं, कैसी कार पसंद है तुम्हें? ये तो वो बन गई, क्या बोलते हैं, आई बोलता। साइबर ट्रक, है ना? चलो, साइबर ट्रक है। साइबर ट्रक पे एक चीज बताओ, इसको जैसे ही वो सरफेस पे चलेगा, जैसे सरफेस पे कार चलेगी बच्चों, उसको सबसे पहले क्या मिलेगा? फ्रिक्शन मिलेगा। यस और नो? फ्रिक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल फ्रिक्शन मिलेगा, या फिर कोई एक अलग से रजिस्ट्री फोर्स भी हो सकता है, एनी अदर रजिस्ट्री फोर्स भी हो सकता है, एनी अदर। सर रजिस्ट्री फोर्स कौन सा हो सकता है, सोच के बताओ। फ्रिक्शन के अलावा और कोई सा फोर्स हो सकता है रजिस्ट्री फोर्स जो एयर हो सकता है। वेरी गुड, है ना बच्चों? एयर के जैसे भी आपको पता है ये डायनामिक्स इस हिसाब से बनाए जाते हैं ताकि एयर कम से कम प्रेशर डाले कार पे आगे जाए, ठीक है। अब वो चाहता है कि एक्सेलेरेशन इसी डायरेक्शन में, डेफिनेटली मास अगर है एयर तो वो भी एक्सेलेरेशन डायरेक्शन जाए। तो उस केस में मैं पूछना चाहता हूं बच्चे, उस केस में इस ऑब्जेक्ट को अगर मान के चलो डिस्प्लेसमेंट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में एस, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में वी, मैं पूछूंगा कि मुझे कितनी पावर चाहिए होगी, कितनी पावर चाहिए होगी इस सबके अगेंस्ट मुझे काम करने में, कितनी पावर मैं लगाऊं, इंजन कितनी पावर दे। तो आप बताओ कि कितनी पावर निकालोगे, जिसमें आपको पहले पावर का फॉर्मूला बता दूं। पावर का फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब आपको पहले फोर्स बताना है कि कौन कौन से मैं फोर्स कंसीडर करूंगा, बताओ। एक तो मैंने डेफिनेटली एक एक्सटर्नल फोर्स लेना चाहिए जो कार इंजन के थ्रू निकालेगी, यस और नो, है ना? हाँ जी सर। एक चीज बताओ, फ्रिक्शन फोर्स जितना मान के चलो फ्रिक्शन फोर्स है, वो भी तो मुझे ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, यस और नो? जो इंजन है, जो इंजन है बच्चों, इंजन तो एक एक्स्ट्रा पावर यूज कर रही है ना, यस और नो? अगर इसके अंदर हाँ जी फ्रिक्शन सर। फोर्स नहीं होता तो मुझे कम पावर यूज करनी पड़ती। मानते हो कि नहीं मानते? अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं हाँ होता जी सर। तो मुझे कम पावर यूज करके मेरी कार आगे चली जाती। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं जानबूझ के, यहाँ पे क्या करते हैं, एफ की जगह लिख देते हैं एम ए और माइनस लिख देते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ये कभी भी नहीं लिखना। आप बोलोगे सर एम इधर जा रहा है एफ इधर जा रहा है तो माइनस से तो लेंगे नहीं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग है। कॉन्सेप्ट कह रहा है कि कितनी पावर उसको चाहिए होगी कि मैं काम कर पाए, कार काम कर पाए, कार आगे बढ़ पाए। तो मुझे बताओ, मुझे इसके गेज में भी तो फोर्स लगाना पड़ेगा भाई साहब, इसको मुझे हाँ जी नलीफाई सर। करना पड़ेगा तो मुझे प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे इतना फोर्स लगाने के बाद तभी तो मेरी कार आगे जाएगी, यस और नो? इनटू में बिलो। क्या एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, पहले बताओ। क्या एक कॉन्सेप्ट सबको हाँ जी क्लियर हो सर। गया? यस सर। कैनन क्लियर है? लीजा, रजत, शौविक क्लियर है बच्चे? यस। देखो, एफ एफ फोर्स लगाना पड़ रहा है मेरे को, इसको कंपनसेट करने के लिए एम ए लगाना पड़ रहा है आगे बढ़ने के लिए। एम ए फोर्स इज यूज टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एफ एफ इज यूज टू ओवरकम द
रजिस्टिव फोर्स, उस रजिस्टिव फोर्स को खत्म करने के लिए। एक्सक्यूज मी ठीक है, सर, हाँ जी बच्चे। सर एमए और फ्रिक्शन फोर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव नहीं लेंगे? वही तो समझाया बच्चे। अब एक चीज बताओ, आपके बॉडी में एक फ्रिक्शन फोर्स है 10 न्यूटन का, मान के चलो। तो अगर मैं 10 न्यूटन ही लगाता हूँ तो आप जस्ट अबाउट टू मूव करना स्टार्ट करोगे, यस और नो, है ना? 10 न्यूटन मैं लगा रहा हूँ ना अभी आपके ऊपर, और मैं 11 लगाऊंगा तभी तो आप आगे बढ़ पाओगी कि नहीं? यस सर। अब मैंने जो एक एक्स्ट्रा लगाया है वो क्या मैं एम में बोल सकता हूँ, और जो मैंने 10 लगाया वो एफ में बोल सकता हूँ? तो मैंने ऐड ही तो किया है बच्चे, वहां पे 10 + 1 11 ही तो बोला था अभी मैंने आपको, यस और नो। तो मुझे इतनी पावर आपके ऊपर लगानी पड़ेगी तभी आप आगे जाके मूव करोगे। समझ में आगे नहीं आया अभी भी? यस सर। ठीक है, इसको माइनस प्लस से कॉन्सेप्ट में समझो, ये वाले कॉन्सेप्ट से समझो कि आप अगर फोर्स खड़े हो तो आपको मैं टच करूंगा तो आप आगे मूव नहीं करोगे, कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। मैं आपको धक्का मारूंगा पहले, धक्का मारने पे ही आगे जाके आप मूव करोगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, तो लिखो, इफ अ कार ऑफ मास m, if a car of mass m is driven with acceleration a, is driven with acceleration a along a straight road, along a straight road, along a straight road, against constant external resistive force, constant external resistive force, constant external resistive force. मेरे को रिपीट कर दो। A car of mass m is driven with acceleration a along a straight level road against a constant external resistive force. इसको लिख लो F external resistive force, नहीं एफ आर लिख दो, एफ आर resistive force है, एफ आर, एफ आर। देखो, then the rate at which car is doing work, the rate at which car is doing work, rate at which car is doing work मतलब पावर ही निकालना हमें। तो पावर क्या हो जाएगी बच्चों उस केस में, दोबारा देखना अच्छे से, पावर इक्वल टू एम ए प्लस एफ आर इंटू वी। सर एफ आर क्या क्या हो सकता है, लिख लो, एफ आर कैन बी, पूरा लिखना फ्रिक्शनल फोर्स, पूरा लिखना फ्रिक्शन फोर्स, और एनी एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस हो सकता है एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। 2 मिनट। लिख लिया बच्चों? यस सर। हाँ जी सर। देखो, इफ वेलोसिटी इज, अगर वेलोसिटी लग रही है ऑब्जेक्ट पर 5 i कैट माइनस 3 j कैट प्लस 6 k कैट, एंड उस पर फोर्स है बच्चों, फोर्स है आपका 10 i कैट प्लस 10 j कैट प्लस 20 k कैट। फाइंड पावर, पावर निकालनी कैसे करोगे? सर फोर्स में 10 जेके है। हाँ जी बच्ची, F/2 10 भी जे लगा कैट। देंगे। डॉट प्रोडक्ट लगा दो, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा डॉट प्रोडक्ट लगाने पे।
सर 80 वॉट। 80 तो नहीं है, माइनस प्लस की गड़बड़ कर रही है क्या? सर 140। 140। 140। 140 करेक्ट है। 140 वॉट या फिर 140 जूल पर, केवल डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी सर। ठीक है, ऐसे लिखो। ऐसे लिखो, हाँ। देखो, ए पंप मोटर इज यूज, इसमें ना फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जितना मैं करवा रहा हूँ इसमें घुमा फिरा के पूछ रखा है। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन मेरे से मिस हो जाए, वो तो हम प्री वाई क्यू से कर ही लेंगे। पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की वैरायटी कर ले। तो ऐसे पंप मोटर वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, इंजन वाले क्वेश्चन आते हैं। अभी जो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया ना, अभी डेरिवेशन करवाई है, इससे भी क्वेश्चन हाँ आते हैं। ठीक है, तो मैं वही सारे रेंज ऑफ क्वेश्चन में कवर करवाने की कोशिश करूंगा। लिखो, ए पंप मोटर इज यूज टू डिलीवर, a pump motor is used to deliver water, used to deliver water at a certain rate, सर at a certain, रेट a pump motor is used to deliver water at a certain rate from a given pipe, from a given pipe. सर्टेन के बाद क्या है? Certain rate from a given pipe. उसके बाद बोलता है to obtain twice as much water, to obtain twice as much water from same pipe at same rate, from same pipe at same rate. What should be the power of motor to be increased? What should be the power of motor to be increased? तो अगर मान लो मुझे बहुत ज्यादा पानी, जल्दी जल्दी पानी पहुंचाना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब आप एक चीज बताओ, आपने अपने घर में देखा होगा, अपने घर की बिल्डिंग है ये, मान के चलो। ठीक है, यहाँ पे आपका टैंक होता है ना? यहाँ से टैंकी से पानी जाता है, अपने यही सबके घर में होता है ना, ऐसे ही कुछ अलग सिस्टम है क्या? ठीक है। अब कोई वाटर देखो ऊपर बह, ऊपर स्टोर हो रहा है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी बच्चों? उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो सारा का सारा पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसका मतलब कि मैं जितना पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, वो मेरा उसके अंदर किसकी तरह स्टोर हो रहा है? mgh की तरह स्टोर हो रहा है। इस बात को मानते हो नहीं मानते? यस और नो? हाँ जी सर। अब ये m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास। किसका मास? वाटर का। पानी का। हाँ, वाटर का मास है, कहीं तुम बोलो टैंक का मास। अब उसने क्या बोला? सेम टाइम पर, टाइम उतना ही लगना चाहिए, और सेम पाइप है, साइज भी पाइप का सेम है, तो मास डबल हो जाए, मतलब डबल वाटर पहुंच जाए। तो मुझे पावर क्या करनी पड़ेगी बच्चों? पावर क्या करनी पड़ेगी मेरे को? डबल। डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि पी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? एम के। दोबारा समझो, क्वेश्चन में क्या बोला कि बच्चों टाइम सेम है, ग्रेविटी चेंज हो नहीं सकती, हाइट भी सेम है। अब ये थोड़ा तो बिल्डिंग चेंज कर देगा अपनी, हाइट भी सेम है, ग्रेविटी भी सेम है, टाइम बोल रहा है वो सेम लग रहा है। अगर टाइम डिफरेंट बोल रहा तब मैं थोड़ा सोचता, टाइम सेम बोला है तो उसका मतलब कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम हो गया, तो उसका मतलब कि डबल ऑफ मास ऑफ वाटर पहुंच जाए, तो उसका मतलब पावर भी क्या करनी पड़ेगी बच्चों? डबल डबल करनी करनी पड़ेगी। पड़ेगी। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? क्लियर एवरीवन हाँ दिस जी सर। क्वेश्चन? द पावर शुड बी ट्वाइस, लिख लो, पावर शुड बी ट्वाइस, 2 times। लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो, if water is falling at a rate, if water is falling at a rate 100 kg per second, if water is falling at a rate 100 kg per second on the blade of turbines, on the blade
blades of turbine if the height of fall is 100 meter, if the height of 100 kg per second. on the blade of turbine, if the height of fall, जहां से पानी गिर रहा है, the height of fall is 100 meter, then the power delivered to the turbine is कितनी पावर डिलीवर करेगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आपको याद है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करता है, हाइड्रो पावर प्लांट, पता है किसी को? भाई ऐसे में कुछ तो बता दिया करो, कभी तो जिंदगी में जवाब देते करो। यस सर। क्या वाटर की बताते पावर। ये? सर टरबाइन घूमते हैं जब डैम का पानी खुलता है तो। है ना, तो डैम का पानी टरबाइन पे चढ़ता है और टरबाइन अपने आप घूमने लग जाती है, और उसके घूमने से हम क्या करते हैं बच्चों, उसके घूमने से क्या Electricity करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अभी मैंने बताया था ना, गीगा पावर बताया था ना अभी, मेगा पावर प्लांट, गीगा पावर generation। प्लांट, वो इस तरीके से। तो वही हमें पावर निकालने एक तरीके। सर पावर का फॉर्मूला तो आपको पता है, स्टोर करते हैं पावर, तो पावर का फॉर्मूला तो वही यूज नहीं होगा, mgh। बिल्कुल बात है सर, टाइम भी लेना पड़ेगा। सर क्या हमें हाइट दे रखी है, कितनी हाइट से फॉल कर रहा है सर, 100 मीटर। सर यहाँ पे केजी पर सेकंड दे रखा है, क्या सर केजी पर सेकंड में इसको मान सकता हूँ? ध्यान से देखो, मान सकता हूँ नहीं मान सकता हूँ? मास अपॉन टाइम, हाँ जी सर। यस और नो? तो इसका मतलब कि क्या मैं इसको सेपरेट ले सकता हूँ, मास अपॉन टाइम, जो कि मेरे को गिवन है, जी गिवन है, एच गिवन है, तो बात खत्म। मास अपॉन टाइम कितना गिवन है बच्चों, 100, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट में 100। केजी, अगर ग्राम में होता तो उसको केजी में कन्वर्ट करना। जी की वैल्यू 10 ले लो, एच की वैल्यू 100 ले लो, तो कितना कर दिया इसने पावर, इसने सर जनरेट कर दी 100 किलो वाट पावर जनरेट करी। थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी कम है, ठीक है, पर हमें क्या, हाँ हमें जी तो सर। आंसर निकालने से मतलब। लिख लिया सभी ने? सर एक बार और एक्सप्लेन हाँ कर जी दो। सर। बच्चे क्वेश्चन में यही फॉर्मूला है ना, ये दे रखा है 100 केजी पर सेकंड दे रखा है, केजी किसकी यूनिट होता है, मास की, सेकंड किसकी होता है, टाइम की, तो मास अपॉन टाइम का दे रखा है, मास रेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मास हाँ। रेट, वो दे रखा है। दे भी रखा है हाइट, कितनी हाइट पर, 100 मीटर हाइट पे, जी की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी ना 10, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिया बस। ओके सर। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिख लो शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, अगर मास बच्चों अगर 1200 केजी है, 1250 1250 केजी है, और उस पे रजिस्टिव फोर्स है बच्चों उसके ऊपर 750 न्यूटन, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी है बच्चों 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर इंजन, लिखो, इफ इंजन डेवलप्स 30 किलोवाट पावर, if engine develops 30 kilowatt power, what should be the maximum acceleration, कुछ फॉर्मूला याद है, मैंने कुछ बताया तो था अभी कुछ देर पहले, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें? एम ए इंटू प्लस एम ए प्लस एफ आर इंटू वी। पावर का था ma प्लस रेजिस्टिव फोर्स इंटू वेलोसिटी। सर हमें ये पी गिवन है क्या, ध्यान से देखो, इंजन डेवलप कर रहा है इतनी पावर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 30 इंटू 10⁻³ आ गया। सर हमें तो मास तो पता है, देखिए एक्सीलरेशन नहीं हो रहा, तो उसको ऐसे रहने दो। एफ आर की वैल्यू पता है क्या हमें, 750। सर वेलोसिटी की वैल्यू मीटर में दे रखे, तो ठीक है, इसको चेंज नहीं करना, यहाँ पे 30 की वैल्यू, 30 से 30 कैंसिल, 1000 हो गया। 1000 में से 750 माइनस कर दोगे तो कितना होगा, 250 हो गया। ये तो बहुत ही आसान हो गया, तो बचा क्या, 1/3 आ गया। 250 डिवाइड बाय 1250, तो 1/5 आ गया, यस सर। जो कि होता है 0.2
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस सिंपल सा क्वेश्चन। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं कई बार, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पे बच्चे, माइनस लगाएं प्लस लगाएं, सर भूल जाएं, छोड़ के आ जाएगा क्वेश्चन, कुछ भी कर सकते हो तुम। ठीक है, दो और कर, अभी और भी करते हैं 2-4 क्वेश्चन। लिखो, बस पावर इतना ही है बच्चे, अब हमें क्वेश्चन ही करना है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन करना है। लिख लिया सबने, लिख लिया ये वाला? Yes, sir. हाँ जी सर। लिखो तो, if two men if two men having weight 5:3, if two men having weight 5:3 run run on a stair run on a stair, take times 11:9, ये टाइम का रेशो है, ये वेट का रेशो, वेट मतलब मास का रेशो होगा एक तरीके का, mg वेट हो गया आपका। What is the ratio of power? What are the ratio of power? What is the ratio of power? What is the ratio of power? अब आपको पता है सर, पावर का फॉर्मूला अभी आप कितने बता चुके हो, ये होता है mgh/t। सर mg को मैं वेट मान लूं, बिल्कुल मान लो, तो वेट इंटू h/t। सेम हाइट पे है, सेम ट्रेवल कर रहे हैं ना हाइट पे, तो P1 किसके डायरेक्ट, P1 के बराबर क्या हो जाएगा, W1 H1 डिवाइड बाय T1, और P2 क्या हो जाएगा बच्चों, W2 H1 डिवाइड बाय T2। यहाँ पे क्या है, H और H कट जाएंगे डिवीजन में, ठीक है, तो P1 डिवाइड बाय P2 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखें, W1 डिवाइड बाय W2 और T2 डिवाइड बाय T1। यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, T2 ऊपर चला जाएगा। सर ये पहला डिवाइड बाय सेकंड का ही दे रखा है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूंगा 5/3। लेकिन यहाँ पे देखना, यहाँ पे 11/9 नहीं लिखना, यहाँ पे क्या लिखना बच्चों, 9/11, क्योंकि रेशियो चेंज हो चुका है। क्लियर हो गया सभी को? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? हाँ जी सर। तो रेशियो हो गया बच्चों 15/11। इस चीज का ध्यान रखना है सभी को, रेशियो में बहुत बार गड़बड़ी हो जाती है। हाँ जी सर ठीक। चलो तो करते हैं, लिखो, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पावर एंड टाइम? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पावर एंड टाइम? चारों अक्षर है, ऑप्शन डी दे रहा होगा, नॉर्मल करना है हमें, क्या क्या रिलेशन पावर टाइम के बीच में, क्या क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो देखो सर, पावर का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, पावर का अगर याद हो, हमने पढ़ा है बच्चों, फोर्स इनटू वेलोसिटी, पढ़ा हम सभी ने, वेलोसिटी पढ़ाई, यस और नो? हाँ जी सर। ठीक है, अब याद करो, हमने वेलोसिटी का एक फॉर्मूला निकाला था क्या, वेलोसिटी का क्या निकालता फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था, Consent formula. 2pt टू पी अपॉन टी m होल अपॉन पावर एम अपॉन की पावर हाफ। हाफ। v का क्या निकाला था, 2p बाय m, टू और पी t टी। रेज टू पावर, टोटल पावर 1/2, ये निकाला था सभी ने, ठीक है। यस सर। अब ध्यान से देखो, यही पुट करेंगे, कोई बात नहीं, पावर कांस्टेंट ही है मेरी, अब पावर यहाँ पे पावर है, यहाँ पे पावर तो ले नहीं सकते, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, पावर थोड़ा ले लेंगे ऐसे, हमें तो पावर की तो रिलेशन निकालना है, तो हमें क्या हाँ जी करना सर। पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी पड़ेगी, फिर क्या करनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग ऑन वेरी बोथ साइड करनी पड़ेगी। तो अगर आप लिखते भी हो तो आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो पी स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे एफ स्क्वायर आ गया, यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, 2p टी डिवाइड बाय बाय। एम बन, ठीक है, बन गया बच्चों ये। अब देखो, हाँ जी एक पी से एक पी भी तो कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखो, हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब पी किसके बराबर आ गया बच्चों, एफ स्क्वायर 2t/m, तो बन गया बच्चों पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। हाँ जी सर।
इससे बच्चे बहुत सारी गड़बड़ी करते हैं। तो देखो बहुत आराम से किया, देख लो पहले, आराम से करके देख लो, कोई दिक्कत है तो पूछो। क्लियर है। अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया बच्चों, देखो तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी 4-5 साल में 4-5 बार ही आ चुका, मतलब हर साल में कोई ना कोई एक पेपर में फंस जाएगा। आपको पता है वैसे 15-20 तो सेट निकलते हैं साल में, तो चांसेस बढ़ जाते हैं क्वेश्चन के सिमिलर काइंड ऑफ रिपीटिशन बनने के। तो दे रखा है बच्चों, मास दे रखा है 1000 ग्राम, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट फोर्स दे रखा है, फोर्स दे रखा है बच्चों आपका है 2T I कैप 3T² J कैप न्यूटन। मेरे को निकालना है पावर, पावर भी टाइम में ही दे रखा है। सर फोर्स का पावर के साथ केवल एक ही फॉर्मूला है, क्या? फोर्स का पावर के साथ फॉर्मूला है P = F.V। सर और कोई फॉर्मूला ही नहीं, सही बात है। तो सर मैं फोर्स से वेलोसिटी कैसे निकालूं? ये तो बहुत ही मुश्किल है। नहीं है मुश्किल सर, कैसे नहीं है? क्योंकि आपको पता फोर्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एम में होता है कि नहीं होता? यस और नो? हाँ जी सर। होता है बच्चों, बिल्कुल होता है। तो सर अगर मैं यहाँ पे एक्सेलेरेशन निकालो, एक्सेलेरेशन क्या होगा बच्चों? dv/dt होगा, यस और नो? हाँ जी सर। है ना? dv/dt इक्वल टू 2T I कैप। आराम से कर रहा हूँ सोल्व, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको पता रहे करना कैसे है। ये होगा dt को उधर ले जाओ, 2T I कैप 3T² J कैप इंटू dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो ये बन गया बच्चों m इंटू वी। वी बन जाएगा यहाँ पे देखो 2T का इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होगा? 2T का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 2T² डिवाइड टू बाय टी 2 स्क्वायर अपॉन टू। करेक्ट। तो कितना बच गया? T² ही बच गया, स्क्वायर। है ना? हाँ जी है ना? सर। कितना हो जाएगा बच्चों? 2T² डिवाइड बाय 2 इंटू I कैप 3T³ डिवाइड बाय 3। और कोई ये कांस्टेंट तो है नहीं, तो कांस्टेंट को छोड़ दो, कट गया कट गया कट गया कट गया। एम की वैल्यू 1000 ग्राम दे रखी है, तो मैं इसको 1 kg लिख दूं क्या डायरेक्टली? यस और नो? भैया हाँ सबको जी सर। स्टैंडर्ड यूनिट में लिखना है ना, तो स्टैंडर्ड में लिख के फाइनल रिजल्ट आ गया T² I कैप T³ J कैप। ये आ गया आपके वेलोसिटी। सिंपल सर, पावर निकाल ले। पावर तो बहुत आसान होगी सर, अब तो सिंपल क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। निकाल के दिखाना डॉट प्रोडक्ट। ये है फोर्स, ये है वेलोसिटी, निकालो जल्दी से डॉट प्रोडक्ट, बताओ क्या रिजल्ट निकला। सर 2T³ +5 +3T⁵ बस सी ऑप्शन आ गया, खत्म। क्या दिक्कत है बता, चेक कर लो एक बार अपने एंड से। यस सर यही है। सही है सर। सबका ये आ गया? देख लो बच्चों, इजी है, इजी है कि नहीं है? हाँ जी सर। यस सर। बस तो ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना। एक क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आते ही रहते हैं। देखो क्या गिवन है, उसने बोला कि एक सैंड ड्रॉपर है जो कि मास को चेंज करता रहता है, मतलब उसने dm/dt दे रखा है बच्चों। क्या दे रखा है? एक तरीके का dm/dt दे रखा है। dm/dt बोल रखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी। तो मुझे पावर निकालनी है, पावर और वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है, पावर और वेलोसिटी में कोई रिलेशन निकालना है। वो कितना होगा यहाँ पे, पावर की लोग पावर क्या होगी, इनका रिलेशन निकालना है। सर एक चीज बताओ सर, फिर वेलोसिटी आ गई। सर वेलोसिटी का तो मैं एक ही फॉर्मूला जानता हूँ, मैं तो सर आपने एक ही बताया तो मैं एक ही यूज करूंगा, बिल्कुल एक ही यूज करेंगे बच्चे। क्या है वो? F.V ही है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सर
फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, बात तो सही है सर, होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी। तो ये तो लग ही नहीं सकता, क्यों सर, यहाँ पे मास तो कांस्टेंट है। बिल्कुल सही बात है, याद करो, थोड़ा सा हम जाते हैं बच्चे काइनेमेटिक वनडी में। अगर आपको याद हो काइनेमेटिक वनडी में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, क्या हो जाता क्या, हाँ काइनेमेटिक वनडी नहीं सॉरी, लॉज ऑफ मोशन में। लॉज ऑफ मोशन में अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूला आया था, एक फॉर्मूला बोला था कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू क्या होता है बच्चों, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है वो, किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फोर्स। फोर्स के बराबर। वेरी गुड, कौन सा लॉ था ये, सेकंड। सेकंड लॉ। तो आपको याद हो तो आपने पढ़ा था सर, जो फोर्स होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर इक्वल भी बोल सकता हूं मैं, सीधा बोल सकता हूँ चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बात तो सही है सर, हम ना वहां पे पता है क्या बोलते हैं सर, हमें मोमेंटम पता m इंटू वी होता है, बिल्कुल सही बात है। तो हम पता क्या लिखते थे सर, हम लिखते थे m भाग dv बाई dt, और dv बाई dt हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तब हम यहाँ पे m में की तरफ बन के आते थे, बात तो बिल्कुल सही है। पर यहाँ पे तो चेंज विद मास दे रखा है। तो आपको याद हो मैंने एक और छोटी सी डेरिवेशन उसमें ये करवाई थी, जिसमें मैंने रॉकेट का एग्जांपल समझाया था। मैंने आपको बोला था कि अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मास भी चेंज हो रहा है, मास भी क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है, तो उसमें वेलोसिटी क्या बोल रखी है, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड बोल रखी है। अगर कांस्टेंट स्पीड बोल रखे तो v बाहर आ जाए और dm बाई dt बन जाए। कोई डाउट है क्या, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, मास चेंज होने लग जाए, तो ये रिलेशन बन सकता है नहीं बन सकता बच्चों, यस और नो, यस सर। क्लियर हो गया, यस सबको क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। यस तो सर। वापस आते हैं बैक टू पॉइंट। सर हमने दोबारा इस पे समझाओ दोबारा, तो दोबारा समझते हैं, देखो सर ये तो फॉर्मूला मेरे को समझ में आ गया, एफ इक्वल टू कांस्टेंट स्पीड दे रखे, तो एफ इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी। सर ये डायरेक्टली पुट कर दूंगा, बिल्कुल बच्चे ये डायरेक्टली पुट करनी पड़ेगी। तो v इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, v डी एम बाई डी टी इंटू वी, तो पहले से ही है, देखो ये तो v पहले से ही है, इसकी जगह आया है f की जगह ये। सर डीएम बाई डी टी भी दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों डीएम बाई डी टी, आप बोलोगे सर डीएम बाई डी टी दे रखा है रूट वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे v ले लो, यहाँ पे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लो, यहाँ पे सर v v v, बात ही खत्म। देखो कितना आसान बन गया, तो v का स्क्वायर इंटू वी की पावर हाफ, तो कितना बन गया बच्चे, ये बन गया v रेज टू पावर 5/2, भाई ये इक्वेशन खत्म। देखो कितना आसान क्वेश्चन, समझ में आ गया, यस और नो। अगर हाँ जिसको जी सर। मोमेंटम समझ में आता होगा वो आराम से कर सकता है, बस यही, बस एक दूसरे का रिलेशन ही छांटना होता, बस और कुछ नहीं होता। करें बच्चों क्वेश्चन नेक्स्ट करें, सर जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी सर। लिख लो। सर। हाँ जी सर। सर ये dm बाई dt को रूट भी कैसे लिखा? बच्चे गिवन है ना, ओके सर। ये गिवन है क्वेश्चन, बस एक दो दो क्वेश्चन और करेंगे फिर खत्म। लिखो, गिवन में है मास दे रखा है बच्चों 4 kg, 4 kg दे रखा है, ठीक है। मैं फोर्स लगाता हूं 2 I कैप 3 J कैप न्यूटन। इस फोर्स लगाने से जो ऑब्जेक्ट है ना वो 3,4 मीटर से शिफ्ट हो गया 6,10 मीटर में। कितना टाइम लिया उसने, 4 सेकेंड लिया, 4 सेकेंड लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, मैंने उस पर फोर्स लगाया, उस ऑब्जेक्ट का मास था 4 kg, और वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंच गया। मुझे निकालना है एक तो एवरेज पावर, और एक निकालना है इंस्टेंटेनियस पावर एट द एंड ऑफ एंड ऑफ 4 सेकेंड। मैंने बोला था ना एक पर्टिकुलर टाइम पे निकलता है,
तो जो फोर्स सेकंड है उस पे निकालना है। क्लियर है? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है बच्चों, अब याद करो कि हमें क्या करना, क्या क्या निकालना चाहिए। देखो सर, हमें निकालना चाहिए कि हमें सर एवरेज पावर थोड़ा बताएंगे आप? एवरेज पावर समझाओ सर, पहले थोड़ा सा जल्दी से समझा दोगे, मैं भूल गया। याद करो, मैंने समझाया था एवरेज पावर होता है बच्चों रेट ऑफ डूइंग वर्क। सर रेट ऑफ डूइंग वर्क, सर वर्क तो मेरे को पता है, वर्क होता है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे सर ये तो बिल्कुल वैसा वाला हो गया सर, फोर्स ये रहा और डिस्प्लेसमेंट ये रहा, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो और टाइम से डिवाइड कर दो तो पावर निकल जाएगी क्या? यस बच्चे, बिल्कुल पावर निकल जाएगी, बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूं? दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? हाँ भाई, दो पॉइंट पॉइंट के बाय बीच में इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट, आर जे दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, ये तो करते हैं, याद करो। एस कैसे निकलेगा? एस निकलेगा 6 - 3, 6 - 3 आई कैप और 10 10 - माइनस 4। 4 जे कैप। देखो कितना आसान पड़ गया, है ना? तो कितना होगा बच्चे? 3 i कैप 6 j कैप। निकाल दो फोर्स डॉट एस, निकाल दो। तो निकाल देंगे क्या है, ये रहा फोर्स, ये रहा 3 × 2 6, 6 × 2 18, कितना निकल गया बच्चे? 24 जूल। तो बताओ एवरेज पावर कितनी होगी सर? एवरेज पावर होगी सर 24/4 इक्वल टू 6 वॉट। खत्म। समझ में आ गया सभी को? यस और नो? हाँ जी बच्चों, हाँ क्लियर हो जी। गया? हाँ जी सर। देख लो। यस सर। ठीक है, तो 6 तो निकल गया बच्चे आपका, क्या सर 6 निकल गए। अब सर बात आएगी इंस्टेंटेनियस पावर कैसे निकालें? इंस्टेंटेनियस पावर, सर कुछ कुछ तो आपने मेरे को बताया था। इंस्टेंटेनियस पावर क्या बताया था, याद करो। सर इंस्टेंटेनियस पावर आपने ये जो शुरू में बताया था, dw/dt। ना 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 ना, ना कहाँ बताया था? नहीं बताया भी है। इंस्टेंटेनियस पावर ये रहा, देखो। यस और नो? एफ डॉट वी, क्या बताया था बच्चे मैंने? एफ डॉट वी। सर एफ डॉट वी निकालना, बिल्कुल वही निकालना। सर वी तो गिवन नहीं है, एफ ही तो गिवन है, तो कैसे निकालें? देखो उसके बारे में समझा चुका हूँ, 1000 बार समझा चुका हूँ। याद करो, मैंने बोला था एफ गिवन है, गिवन है। एफ कितना गिवन है बच्चे? एफ गिवन है 2 i कैप + 3 j कैप। ठीक सर है। एफ में होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास बिल्कुल सही बात कह रहे हो सर। मेरे को तो सर वो भी पता है, एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन का क्या होता है बच्चे? dv/dt। dt। क्या होता है बच्चे? dv/dt। तो ये बन गया 2 i कैप 3 j कैप। मास कितना दे रखा है? देखो मास कितना दे रखा है, मास सर, 4 मास दे रखा kg। है 4 kg। ओके। 4 kg दे रखा है। ठीक, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको इंटीग्रेट कर लें पहले। इंटीग्रेट कर लेंगे सर, तो मुझे बताओ, यहाँ पे dv, यहाँ पे 2 i कैप 3 j कैप × dt। सर इंटीग्रेट कर दें? बिल्कुल करना पड़ेगा बच्चे, इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा। तो मेरी m × v बन गया, यहाँ पे क्या बन गया? 2t i कैप 3t j कैप, यही तो बना ठीक है। बच्चों, यस और नो? ठीक है। हाँ जी सर। अब मास कितना है सर? मास है 4। टाइम कितना दे रखा है? कौन से सेकंड पे निकालने के बाद ध्यान से देखो, कौन 4 सा सेकंड। इंस्टेंटेनियस? 4 सेकंड पे। इसका मतलब सर टी की जगह क्या पुट करूं? सर 4 ही पुट करूं। करेंगे नहीं करेंगे? सर में आ गया सबको? क्या हमने ये हाँ जी प्रोसेस सर। बहुत बार कर चुके हैं, ध्यान से देख लो। जब भी हाँ जी सर। हमें यहाँ पे इंस्टेंटेनियस निकालना हो या फोर्स निकालना हो, हमेशा ध्यान रख लो। देखो हम कब चाहे चौथी पांचवी बार कर चुके हैं, तो आपको स्टेप अब तक याद हो जाना चाहिए। तो देखो 4 4 4 फिर कट गया, तो वेलोसिटी आ गया बच्चों 2 i कैप 3 j। तो सेम आ गया फोर्स जैसा, बिल्कुल सर। फोर्स क्या? फोर्स भी यही था, फोर्स भी यही था 2 i कैप 3 j कैप। कोई यहाँ पे कॉन्सिडेंस नहीं है, आगे आगे हम क्या करें? तो जो हमारी इंस्टेंटेनियस पावर होती है वो होती है बच्चों फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। निकाल दो, 2 × 2 4, 3 × 3 9, कितना हो गया? 30। भाई यही आंसर थे दोनों। बस देखो कितना प्यारा क्वेश्चन, यस और नो? हाँ जी सर। ठीक है,
क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो? यस सर। हाँ जी सर। यस सर। सर एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखाना। लास्ट वाली स्लाइड ले देखना। पावर वाला एक दो क्वेश्चन और मिल जाए, एक दो क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, वो आ नहीं रहा है, तो सर्च कर रहा हूँ मैं। हाँ देखो, कांस्टेंट पावर सोर्स में, अच्छा ये बताओ, कांस्टेंट पावर सोर्स में डिस्प्लेसमेंट और टाइम का क्या रिलेशन होता है, जल्दी बताओ। कांस्टेंट पावर सोर्स में डिस्प्लेसमेंट और टाइम का क्या रिलेशन है? सर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T⁵ देखो एक बार चेक करियो, 5/2 है, एक बार चेक कर। सर 3/2। बस देखा, ऑप्शन गलत, 4 नंबर गलत, 1 नंबर साथ में और गलत, 5 नंबर कटवा के खुश हो गया तू, है ना? ऐसे करेगा एग्जाम में? करेगा नहीं करेगा? नो सर। करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा मेरे ख्याल से। ये वाला करते हैं लास्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, वो प्रीवियस ईयर के हैं और भी ज्यादा, वो हम एक बार ऑफलाइन में मैं ध्यान रखूंगा करने के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या दे रखा है, लिखो। द रेशो ऑफ पावर ऑफ टू मोटर, द रेशो ऑफ पावर ऑफ टू मोटर इज गिवन एज 3√x डिवाइड बाय √x प्लस 1। द रेशो ऑफ पावर ऑफ टू मोटर दे रखी है, सर द देखो। रेशियो ऑफ रेशो ऑफ पावर ऑफ टू मोटर्स, पावर के दो मोटर की पावर का रेशो दे रखा बच्चे, ठीक है। लिख लिया? यस सर। ठीक है। एक मोटर जो है वो 300 kg 5 मिनट में पहुंचाती है, और दूसरी मोटर जो है वो 50 kg 2 मिनट में पहुंचाती है। कहां से? 100 मीटर डीप जो आपके वेल होता है ना, वहां से निकालते हैं पानी, 100 मीटर डेप्थ डीप वेल से, ठीक है। तो बताओ व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर ध्यान से देखो, आप मुझे लॉजिक समझाते हो तो मैं खुश हो जाऊंगा। क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें? फॉर्मूला बता दो, पावर का कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? पावर का कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? mgh/t। शाबाश, वेरी गुड। ऐसा दिमाग चाहिए मेरे को। अभी कितनी बार पावर वाले क्वेश्चन करा चुका हूं, पानी ऊपर पहुंचाना है, पानी ऊपर पहुंचाना है, पर तुम्हारे दिमाग में तो पानी जा ही नहीं रहा है, पता नहीं कब जाएगा पानी। मैं भी हैरान हूं कब जाएगा पानी तुम्हारे दिमाग में। ये आएगा mgh/t। सर यहाँ पे 1 ले ले क्या? 1 हाइट तो सर सेम है, तो रहने देते हैं, T1 ले लेते हैं। सर P2 ले ले क्या? P2 सेम क्वेश्चन कर चुके हैं, पर दिमाग में क्यों जाए? हमें पानी थोड़ा ना पीना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बैठ जाना है। रेशो ले लो, P1 डिवाइड बाय P2 क्या है बच्चों? M1 डिवाइड बाय M2, T2 डिवाइड बाय T1। सर मोटर पहले का दे रखा है 300 kg, 300 kg, ये आ गया सर 50। सर T2 देख लो 2 मिनट है, तो पूरा ले लो का 2 मिनट, क्योंकि मिनट से मिनट तो कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गया 5 मिनट। मिनट से मिनट, 0 से 0, 5 से कटा 6, कितना आ गया बच्चों? 12/5। 12/5 किसके बराबर है? 3√x डिवाइड बाय √x प्लस 1। 3 से कटा मेरे ख्याल से 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4√x प्लस 4, 5√x। इस वाले को उधर ले जाओ, 4 इक्वल टू √x, x विल गिव यू 60। बताओ, जरूरी नहीं है इस रेशो में ही आता, सिंपल बोल देता कि पावर का रेशो निकाल दो। पावर का रेशो होता 3 × 16, मतलब 3 × 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 1, कितना होता? 12/5 रेशो होता। बस खत्म। 12 समझ में आ गया, यस और नो? क्लियर हो गया हाँ जी क्वेश्चन सर। सभी को? यस सर।
ठीक है, थोड़ा सीरियस होके पढ़ो, अच्छे से कॉन्सेप्ट लगाना सीख लो जल्दी से।